अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात पंचोत्सव की, जिसका शुभारंभ कल यानी कि 29 अक्टूबर को धनतेरस से होने जा रहा है। 30 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी, जिससे कि छोटी दिवाली भी कहा जाता है, मनाई जाएगी। उसके बाद 31 अक्टूबर को दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा। 2 नवंबर को अन्नकूट या कहें कि गोवर्धन पूजा है, जो कह लीजिए कि 2 अक्टूबर को होगी, माफ कीजिएगा 2 नवंबर को होगी। और फिर उसके बाद 3 नवंबर को भाई बहन का पर्व मनाया जाएगा, यानी कि भाई दूज। तो धनतेरस और दिवाली को लेकर पूरे देश में किस तरह से बाजार सजे हैं, कैसी रौनक है वहां पर। धनतेरस पर खरीदारी का बहुत महत्व भी माना जाता है, लोग जमकर खरीदारी करते हैं। साथ ही साथ जानना भी ये जरूरी है कि धनतेरस पर खरीदारी और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दिवाली को लेकर तैयारियां कैसी चल रही हैं, किस तरह की छटा बाजारों में बिखरी हुई है, ये सब जानने के लिए आपको दिखाते हैं हमारी रिपोर्ट। रोशनी से जगमगा रहा है पूरा देश। जगह जगह सजे हुए हैं बाजार, जहां तरह तरह के आइटम्स की है भरमार। बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं बाजारों में खरीदार। चारों तरफ दिवाली के त्योहार की खुशियां बिखरी हुई है। महालक्ष्मी के इस पंच पर्व का कल धनतेरस से शुभारंभ होने जा रहा है। धनतेरस को धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन देवताओं के वैद्य भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था। इस दिन भगवान कुबेर, भगवान धनवंतरी और मां लक्ष्मी की पूजा का विधान है। धनतेरस पर अगर आप धनवंतरी देवता की उपासना करें तो आपको अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा और लंबी आयु का वरदान मिलेगा। धनतेरस के दिन को कुबेर का दिन भी माना जाता है और धनतेरस पर धन और संपन्नता के लिए कुबेर देवता की पूजा की जाती है। मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में पूजा करने से घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है और पूजा पाठ से प्रसन्न होकर वो स्थायी रूप से रह जाती है और मां लक्ष्मी की कृपा से घर में सुख समृद्धि आती है। त्रयोदशी तिथि कल यानी मंगलवार सुबह 10:31 पर शुरू होगी और इसका समापन 30 अक्टूबर यानी बुधवार को दोपहर 1:15 पर होगा। धनतेरस यानी धन और तेरस मतलब धन का 13 गुना होना। इसके चलते इस दिन खरीदारी का बहुत महत्व है। मान्यता है कि इस दिन खरीदारी करने से घर में संपत्ति 13 गुना बढ़ती है। धनतेरस के दिन त्रिपुष्कर योग बन रहा है, जिसमें खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है, जिसका पहला मुहूर्त सुबह 6:31 से लेकर 10:31 तक है, जबकि दूसरा मुहूर्त सुबह 11:42 से लेकर दोपहर 12:27 तक है। गोधूली मुहूर्त में भी खरीदारी की जा सकती है। ये मुहूर्त शाम 5:38 से लेकर 6:04 तक रहेगा। धनतेरस पर सोना, चांदी, आभूषण, झाड़ू और बर्तन की खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना गया है। खासकर धातु का बर्तन खरीदना बहुत शुभ होता है। इसके अलावा कुबेर यंत्र लाकर विधिवत पूजा के बाद उसे मंदिर में स्थापित करने से घर में पैसों की कमी नहीं होने की मान्यता भी है। इसी दिन दिवाली के दिन पूजन के लिए माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति की खरीदारी भी कर लेनी चाहिए। हमारी दीपावली के लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो है भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति। इसको धनतेरस पर ही खरीदिएगा। भगवान गणेश की मूर्ति और माता लक्ष्मी की मूर्ति आप धनतेरस पर ले आएं।
भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्तियां अलग अलग होनी चाहिए, जुड़ी हुई नहीं होंगी। धनतेरस के दिन शाम को पूजन का विधान है, जिसका मुहूर्त शाम 6:31 से लेकर रात 8:31 तक है। धनतेरस पर पूजा की तैयारी के साथ साथ बाजारों में भी अच्छी तैयारी है, जहां तरह तरह की मूर्तियों से लेकर बर्तन, गहने सब कुछ मौजूद है, जिसे लोग खूब पसंद भी कर रहे हैं। धनतेरस के साथ साथ दीपावली की रौनक हर तरफ दिखाई पड़ रही है। रामनगरी में तो दीपोत्सव की भव्य तैयारी चल रही है। अयोध्या में सरयू के घाट पर दिए बिछाने का काम तेजी से चल रहा है। यहाँ 30 अक्टूबर को दीपोत्सव पर 25 लाख दिए जलाने का रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन तैयारी 28 लाख दियों को जलाने की चल रही है। देश के कई हिस्सों में तो दीपोत्सव का आयोजन शुरू भी हो गया है। ये दो तस्वीरें हैं यूपी के मुरादाबाद और उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की, जहां दीपोत्सव की दिव्य छटा देखने को मिली। मुरादाबाद के बीना अग्रवाल स्मृति उद्यान में 7.5 लाख दिए जलाने के साथ ही ड्रोन शो का अद्भुत नजारा भी दिखा, जिसमें रामायण और भगवान राम की आदर्शों का शानदार चित्रण किया गया। इसका उद्देश्य नई पीढ़ी को दिवाली के बारे में जानकारी देना था। वहीं उधम सिंह नगर में भी दीपोत्सव का भव्य कार्यक्रम हुआ, जिसमें 51,000 दियों से द्रोणा सागर जगमगा उठा। दीपावली से पहले आयोजित इस कार्यक्रम में लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद भी लिया। दीपावली को लेकर बाजारों में खूब तैयारी की गई है। मिठाइयों के भी एक से बढ़कर एक आइटम बनाए जा रहे हैं। अब जयपुर की इस मिठाई की दुकान को ही जरा देख लीजिए। यहाँ करीब 200 तरह की मिठाइयाँ मिल रही हैं। इनमें सबसे खास है स्वर्ण भस्म पाक। एक पीस मिठाई की कीमत 1,550 रुपए, यानी ये मिठाई करीब 45,000 रुपए किलो की है। आखिर ये मिठाई इतनी महंगी क्यों है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो दिवाली पे हम चाहते हैं कि लोग मिठाई तो खाएं, लेकिन अपना हेल्थ का भी ध्यान रखें। तो इसमें जो हमने स्वर्ण भस्म और रजत भस्म डाला है, वो एक थेरेपेटिक एजेंट है, बेसिकली आयुर्वेदिक हर्ब है। तो आपको मिठाई भी मिल रही है जो कि दवाई है, बट मिल मिठाई के रूप में रही है। तो ये आपके मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट, आपकी इम्यूनिटी बूस्टिंग, आपकी प्रॉपर डाइजेशन सिस्टम, उन सब में हेल्प करता है। तो यही सोच के हमने एक मिठाई बिल्ड करी है। हमने इसको नाम दिया है मोस्ट एक्सपेंसिव प्लस मोस्ट हेल्दीएस्ट मिठाई। तो ये आपके हेल्थ पे एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, जैसे हम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं। आयुर्वेदिक स्वर्ण भस्म के बहुत ही बेनिफिट्स बहुत ही किताबों में लिखे गए हैं। पुरानी विधियों के अनुसार वैद्य जो होते थे वो स्वर्ण भस्म का इस्तेमाल बीमारियों के लिए किया करते थे। तो हमने वहां से एक इंस्पिरेशन लेके आपके लिए स्वर्ण भस्म पाक तैयार करा है। स्वर्ण भस्म से बनी इस पीस मिठाई की कीमत 1,550 रुपए है, तो चांदी की भस्म से बनने वाली मिठाई की कीमत 750 रुपए है, यानी करीब 30,000 रुपए किलो। सोने चांदी की ये मिठाई जितनी प्रीमियम है, उसका बॉक्स भी उतना ही प्रीमियम है। इस मिठाई का सिंगल पीस भी रिंग ज्वेलरी रखने वाले छोटे बॉक्स में दिया जाता है, जिसके साथ आर्टिफिशियल ज्वेलरी फ्री दी जाती है। स्वीट शॉप के ओनर की मानी जाए तो महंगी होने के बावजूद इस मिठाई की खासियत को लेकर लोग इन्हें खूब पसंद कर रहे हैं। कुल मिलाकर दिवाली की पूरी रंगत छाई हुई है। कल धनतेरस से इसकी और दिव्य छटा देखने को मिलेगी।
मुरादाबाद से जगत गौतम, उधम सिंह नगर से रमेश चंद्रा, अयोध्या से बनवीर सिंह, जयपुर से विशाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट ब्रिटिश टुडे। आगे बढ़ते हैं बात आत्मनिर्भरता की और बड़े कदम की। टाटा एयरबस की जुगलबंदी की वजह से अब भारत में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C295 बन सकेंगे। टाटा ग्रुप की तरफ से गुजरात के वडोदरा में बनाए गए असेंबली लाइन का आज उद्घाटन हो गया है। 3 साल पहले हुए समझौते के मुताबिक भारत और स्पेन के बीच साझेदारी से 16 विमान स्पेन में बनेंगे और उसके बाद बाकी के 40 विमानों को टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड स्वदेश में ही तैयार करेगा, जिसकी शुरुआत आज से हो गई है। ये वो जगह है जहां समृद्ध और सशक्त भारत से जुड़ा सपना साकार हो रहा है, जिसे आज से ठीक 3 साल पहले देखा गया था और उस दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा दिया गया है। गुजरात के वडोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की तरफ से बनाए गए एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हुआ, जिसे एयरबस स्पेन के साथ साझेदारी में बनाया गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने टाटा एयरबस की असेंबली यूनिट का उद्घाटन किया, जहां पर रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की सोच को नई उड़ान मिलेगी। असेंबली यूनिट पर दिख रहा एयरक्राफ्ट का ढांचा आगे चलकर C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की शक्ल अख्तियार करेगा, जो भारतीय वायुसेना का अगला बाहुबली साबित होगा। मेरे मित्र पेड्रो सांचेज जी के उनकी पहली भारत की यात्रा है। आज से हम भारत और स्पेन की पार्टनरशिप को नई दिशा दे रहे हैं। हम C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन की फैक्ट्री का शुभारंभ कर रहे हैं। ये फैक्ट्री भारत स्पेन संबंधों को मजबूती देने के साथ ही मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इस मिशन को भी सशक्त करने वाली है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टाटा दिग्गज उद्योगपति और टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा को भी याद किया। एयरबस और टाटा की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कुछ समय पहले ही हमने देश के महान सपूत रतन टाटा जी को खोया है। रतन टाटा जी आज अगर हमारे बीच होते तो शायद सर्वाधिक खुशी उनको मिलती, लेकिन उनकी आत्मा जहां भी होगी वो आज प्रसन्नता का अनुभव करते होंगे। रतन टाटा के रहते ही एयरबस और टाटा समूह के बीच ये एग्रीमेंट हुआ था, जिसकी वजह से भारत की एविएशन इंडस्ट्री में आज से एक नए युग की शुरुआत हो सकी है। C295 एयरक्राफ्ट की फैक्ट्री नए भारत के नए वर्क कल्चर की उसको भी रिफ्लेक्ट करती है। मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में इस एयरक्राफ्ट फैक्ट्री में बने विमान दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट किए जाएंगे। भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम नई ऊंचाइयां छू रहा है। 10 साल पहले अगर हमने ठोस कदम नहीं उठाए होते तो आज इस मंजिल पर पहुंचना असंभव ही था। स्पेन से इस तरह के 56 विमानों के निर्माण की डील अक्टूबर 2021 में हुई थी, जिसके तहत पहले 16 विमान स्पेन में बनाए जाएंगे। उसके बाद बाकी के 40 विमान को टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड यानी TASL भारत में बनाएगी।
जो एक बार में अधिकतम 9,250 किलोग्राम वजन उठा सकता है। इसकी लंबाई 80.3 फीट है। अगर विंग स्पैन की बात करें तो उसकी लंबाई 84.8 फीट है, जबकि जमीन से C295 की ऊंचाई 28.5 फीट है। इस एयरक्राफ्ट की स्पीड अधिकतम 482 किलोमीटर प्रति घंटा है। उड़ान भरने के बाद इसकी रेंज 1,277 से लेकर 4,587 किलोमीटर है। वहीं एयरक्राफ्ट की फ्यूल कैपेसिटी 7,650 लीटर है। इस प्लेन को उड़ान भरने के लिए करीब 850 मीटर से 900 मीटर लंबाई की हवाई पट्टी चाहिए। वहीं से उतरने के लिए मात्र 420 मीटर का रनवे ही चाहिए होता है। अगर उड़ान क्षमता की बात करें तो ये विमान एक इंजन के सहारे 13,533 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। वहीं दोनों इंजन के साथ ये 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकेगा। इस विमान में हथियार लगाने के लिए भी विकल्प मौजूद हैं। इस एयरक्राफ्ट में हथियार और सेफ्टी सिस्टम के लिए 6 जगह हैं। इसमें 800 किलोग्राम तक के वेपन लगाए जा सकते हैं और इस विमान से एक साथ 71 सैनिकों को ले जाया जा सकता है। इसके लिए टाटा ने साझेदारी में गुजरात के वडोदरा में फैक्ट्री बनाई है। बड़ी बात यह है कि टाटा भारत की पहली विमान बनाने वाली निजी कंपनी होगी। इसके पहले मिलिट्री विमानों को बनाने का काम सिर्फ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL करती आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात जनगणना की कर लेते हैं, जो देश में हर 10 साल पर होती है। 1991, 2001, 2011 में भी जनगणना हुई। हालांकि 2021 में होने वाली जनगणना कोविड महामारी की वजह से टल गई, फिर लोकसभा चुनाव की वजह से इसको टालना पड़ा। कुल मिलाकर 4 साल की देरी हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक अब सरकार अगले साल यानी कि 2025 में जनगणना की तैयारी कर रही है और इस बार जनगणना के तौर तरीकों में भी कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, जिसमें पहली बार क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी वो आपको बताते हैं। जनगणना के आंकड़े इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जुटाए जाएंगे। इसके बाद डेटा को डिजिटली सुरक्षित रखने की कोशिश की जाएगी। इससे आंकड़ों में छेड़छाड़ नहीं होगी, यानी कि डेटा परफेक्ट होगा। दूसरा फायदा ये होगा कि आंकड़ों का बेहतर विश्लेषण मुमकिन हो पाएगा। इसके लिए सरकार की तरफ से विशेष तरह का पोर्टल तैयार किया जा रहा है। अभी तक धर्म, वर्ग, सामान्य, अनुसूचित जाति और जनजाति के आधार पर जनगणना होती रही है। हालांकि जाति से जुड़े डेटा जारी नहीं किए जाते हैं, लेकिन इस बार खास तौर पर और बारीकी से जातियों की जनगणना होगी और उन संप्रदायों में भी जातियों के आंकड़े जुटाए जाएंगे जिनमें जाति व्यवस्था है। मुख्य तौर पर कोविड महामारी की वजह से टलने वाली जनगणना का चक्र भी बदल जाएगा। अगली जनगणना 2025 में होगी और उसके बाद 2035 और फिर 2045 और 55 में होगी। 2026 में जनगणना पूरी हो जाएगी। इस बार की जनगणना की खासियत ये होनी है कि ये डिजिटली, इसके इलेक्ट्रॉनिकली इसे किया जाएगा और इसे संरक्षित और संवर्धित भी डिजिटली किया जाएगा। यानी डिजिटली उसमें एक तो ये होगा कि सरकार ने तय किया है कि इसमें जीरो टॉलरेंस यानी गलती होने के बहुत कम चांसेस हैं। तो अब इस हिसाब से अगर हम देखें तो भविष्य के लिए जनगणना का जो चक्र है वो भी बदल जाएगा। अगली जनगणना फिर 2035 में होगी, क्योंकि हर 10 साल पर जनगणना होती है और वो भी 2035 में तो अभी तक तय है। सारी चीजें अगर नियोजित ढंग से सुचारू रूप से चलती रही तो 2035 में अगली जनगणना होगी। अब सभी लोगों को इंतजार है, क्योंकि विपक्षी पार्टियां जाति आधार पर जनगणना पर जोर दे रही हैं। तो सरकार भी इस चीज को मद्देनजर रखते हुए अभी हालांकि जातिवार आधार पर जनगणना हो, इसको लेकर सरकार ने औपचारिक फैसला नहीं किया है, लेकिन अनौपचारिक रूप से अब तक जो सुगबुगाहट चल रही है उसके मुताबिक यही कि पहला तो जनगणना डिजिटली होगी, दूसरा जातिगत आधार पर होगी, तीसरा ये कि सभी धर्मों के मानने वाले लोगों में जहां जहां जाति व्यवस्था है उसके मुताबिक जनगणना होगी। यानी एक तीर से कई सारे निशाने साधने पर लगी है सरकार। गुड न्यूज टुडे के लिए कैमरामैन कुंज बिहारी के साथ संजय शर्मा, दिल्ली से। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।